इस फिल्म की शुरुआत में मानव शरीर की एक सेल यानी कोशिका को दिखाया जाता है जो अगले ही क्षण और भी नई कोशिकाओं में विभाजित होने लगती है। उसके अगले ही पल हम देखते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम की पहली फीमेल आदि मानव वो एक झील के किनारे बैठी उस पानी से अपनी प्यास बुझा रही होती है। इसी के साथ ये कहानी अपने वर्तमान समय में आ जाती है और दर्शकों को आधुनिक दुनिया की एक झलक दिखाकर ये सवाल पूछा जाता है कि जिंदगी का तोहफा जो हमें अरबों साल पहले मिला था, अब तक हमने इसके साथ क्या किया है। हमसे ये सवाल पूछने वाली है इस फिल्म की मुख्य किरदार लूसी, जो वैसे तो एक अमेरिकी मूल की लड़की थी पर वो ताइवान देश में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। लूसी का बॉयफ्रेंड रिचर्ड, जिससे लूसी सिर्फ एक हफ्ते पहले ही मिली थी, वो कल रात की पार्टी के बाद आज उसे एक होटल के बाहर लेकर आया था। रिचर्ड के पास एक ब्रीफकेस था। रिचर्ड चाहता था कि लूसी उस ब्रीफकेस को मिस्टर जैंग नाम के एक आदमी को डिलीवर कर दे। इस छोटे से काम के बदले रिचर्ड को $1000 मिलने वाले थे। वो लूसी को बताता है कि उसने इससे पहले भी ऐसे काम किए हैं और इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। वो उसे इस काम के बदले $500 देने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन लूसी ब्रीफकेस में क्या है ये जाने बगैर उस ब्रीफकेस को हाथ लगाने से भी मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी एकाएक रिचर्ड लूसी के हाथ में ब्रीफकेस से बंधी हथकड़ी पहना देता है, जिसे देख लूसी रिचर्ड पर भड़क उठती है। रिचर्ड उसे बताता है कि उस हथकड़ी की चाबी केवल जैंग नाम के उस अनजान आदमी के पास ही है, इसलिए लूसी को न चाहते हुए भी ब्रीफकेस जैंग को देने होटल के अंदर जाना ही पड़ता है। वो डरी सहमी होटल के रिसेप्शन में जाती है और वहाँ काम कर रहे एक आदमी से मिस्टर जैंग को बुलाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर वो आदमी पहले तो लूसी से उसका परिचय पूछता है और जब लूसी थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे अपना नाम बताती है तो वो आदमी फोन पर अपनी मूल भाषा में जैंग से बात करता है जो लूसी को समझ नहीं आती। लूसी को वहाँ असहजता महसूस हो रही थी, इसलिए वो उस आदमी से पूछती है कि क्या जैंग के आने तक वो यहाँ बैठ सकती है। इस पर वो आदमी लूसी को कठोर शब्दों में वहीं खड़ी रहकर जैंग का इंतजार करने के लिए कहता है। उस वक्त लूसी के आसपास खड़े कुछ लोग भी उसे इस प्रकार घूर रहे होते हैं मानो कोई भूखा चीता किसी हिरण पर घात लगा रहा हो। हालांकि रिचर्ड को अब भी बाहर खड़े मुस्कुराते हुए देखकर लूसी अपना सब्र बनाए रखती है, और तभी अगले ही पल लिफ्ट से निकलकर कुछ हट्टे कट्टे लोग सीधे लूसी की तरफ ही बढ़ने लगते हैं, जिसे देख लूसी सहम जाती है। इतने में ही बाहर खड़े रिचर्ड पर अचानक गोली चलती है, जिससे रिचर्ड की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देख डर के मारे लूसी का कलेजा ही मुंह को आ जाता है। उसके बाद वे हट्टे कट्टे लोग किसी शिकारी की तरह लूसी को दबोच लेते हैं। वे लोग उस रिसेप्शनिस्ट को नोटों की गड्डी थमा देते हैं और लूसी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। लूसी खुद को उनसे छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करने लगती है और वे लोग उसे घसीटते हुए होटल के एक कमरे में ले जाते हैं, जहाँ लूसी देखती है कि उनमें से कुछ लोगों ने कुछ इंसानों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था, जिनकी खून से सनी लाशों को देखकर लूसी डर से कांप उठती है और वहीं पर उल्टियां कर देती है। फिर वे लोग लूसी को एक कुर्सी पर बिठा देते हैं और फिर उन लाशों के बीच से चलकर आता है जैंग, जिसके हाथ भी खून से रंगे होते हैं और उसके चेहरे पर भी खून के छींटे पड़े होते हैं। जैंग एक महंगी शराब से अपने हाथों को धोकर लूसी के सामने बैठ जाता है। उसे देख लूसी डर से कांपती हुई उससे अपनी आजादी की भीख मांगने लगती है, लेकिन जैंग को लूसी की इंग्लिश भाषा समझ नहीं आ रही होती, इसलिए वो अपने ट्रांसलेटर को कॉल करता है। लूसी ट्रांसलेटर को बताने के लिए कहती है कि उसे इस ब्रीफकेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे तो रिचर्ड ने इसे जैंग तक पहुंचाने के लिए कहा था। ये सुनते ही जैंग एक पेपर पर उस ब्रीफकेस को खोलने का पासवर्ड लिखकर लूसी को देता है और खुद एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। जैंग को शक था कि रिचर्ड ने उसे मारने के लिए उस ब्रीफकेस में बॉम्ब रखा होगा, इसलिए वो लूसी के हाथों उसे खुलवाना चाहता था। अब जैंग के सारे साथी लूसी पर बंदूक तानकर ब्रीफकेस खोलने के लिए उस पर दबाव डालने लगते हैं। इसके बाद डरी सहमी लूसी उस ब्रीफकेस को खोलती है। खुशकिस्मती से उसमें कोई बॉम्ब नहीं होता। ब्रीफकेस के अंदर 4 पैकेट्स रखे होते हैं, जिसमें नीले रंग का कोई पदार्थ रखा होता है। पता चलता है कि वो नीले रंग का पदार्थ हाल ही में इजाद किया हुआ एक ड्रग है। उस ड्रग का नाम CPH4 है। इतने में ही जैंग के साथी उस ड्रग को टेस्ट करने के लिए एक नशेड़ी को वहाँ लेकर आते हैं, जो पहले से ही ड्रग्स के नशे में सन था। लेकिन जैंग के साथी उसे टपली मार मार कर जबरदस्ती वो CPH4 ड्रग्स लेने पर उसे मजबूर कर देते हैं, जिसके बाद जब वो नशेड़ी अपने नाक से CPH4 ड्रग्स खींचता है तो अचानक उसे एक झटका सा लगता है और अगले ही पल वो ठहाके मार मार कर हंसने लगता है और तभी जैंग गोली मारकर उसका भेजा ही उड़ा देता है, जिसे देख लूसी की रूह कांप उठती है। फिर जैंग लूसी से कहता है कि उसने लूसी को अपने साथ काम पर रख लिया है। इस पर लूसी ये कहती हुई जैंग के आगे गिड़गिड़ाने लगती है कि उसे कोई काम नहीं, बस आजादी चाहिए। पर तभी एक आदमी लूसी को एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब लूसी को होश आता है तो वो खुद को उसी होटल के एक रूम में पाती है, जहाँ वो दर्द से बेहाल होती है। उसके पेट पर पट्टी बंधी होती है जो खून से लहूलुहान होती है। लूसी कुछ भी समझ पाती कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। इससे पहले ही जैंग के कुछ आदमी वहाँ आ जाते हैं और उसे उठाकर जैंग के पास ले जाते हैं। इतने में ही वहाँ एक ब्रिटिश आदमी आता है जो लूसी को बताता है कि उन्होंने लूसी के पेट में एक चीरा लगाकर उसके अंदर वही खतरनाक CPH4 ड्रग्स का एक पैकेट डाल दिया है। अब लूसी को वो ड्रग्स स्मगल करके यूरोप में ले जाना है। वो आदमी बताता है कि आगे चलकर ये नया और पावरफुल CPH4 ड्रग्स हर देश में मशहूर हो जाएगा, जिसके बाद वे लोग सभी देशों में इसकी स्मगलिंग शुरू कर देंगे। उन लोगों का ये खतरनाक प्लान सुनकर लूसी भयभीत हो उठती है। इसी बीच वहाँ 3 और स्मगलर्स को लाया जाता है, जिनके पेट में भी लूसी की ही तरह ड्रग्स के पैकेट्स डालकर उनमें टांके लगा दिए गए थे। फिर उन्हें उनके पासपोर्ट और टिकट दिए जाते हैं
और उन्हें बताया जाता है कि उन चारों को यूरोप के 4 अलग-अलग देशों में ये ड्रग्स डिलीवर करने के बाद उन्हें सही सलामत आजाद कर दिया जाएगा, जिसके बाद वे लोग उन्हें मिले रिटर्न टिकट से वापस अपने घर लौट सकते हैं। ये बताकर उन सबके चेहरों को काले कपड़ों से ढक दिया जाता है और उन्हें दूसरे स्मगलर्स के हवाले कर दिया जाता है। वो स्मगलर्स लूसी को दूसरे देश भेजने से पहले अपने अड्डे पर ले जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी लूसी के कपड़ों में हाथ घुसाकर उससे छेड़छाड़ करने लगता है, जिससे तंग आकर लूसी जब उसका विरोध करती है तो वो आदमी एक दरिंदे की तरह लूसी के जख्मी पेट पर लातों से प्रहार करने लगता है। वो आदमी लूसी को बड़ी ही बेरहमी से तब तक मारते रहता है जब तक उसका साथी उसे खींचकर बाहर नहीं ले जाता। उस आदमी के वार से लूसी के पेट में मौजूद ड्रग्स की झिल्ली फट जाती है, जिससे वो ड्रग्स उसकी पूरी इंटरनल बॉडी में फैलने लगता है। लूसी का शरीर बड़ी ही तेजी से उस ड्रग्स को सोख लेता है, जिससे लूसी तड़पने लगती है और आश्चर्यजनक रूप से अचानक उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है, जिससे वो कभी कमरे की दीवारों पर चिपकी हुई तड़पती है तो कभी छत की तरफ हवा में उड़ती हुई छटपटाने लगती है, यहाँ तक कि वो जंजीरों को पकड़कर बीच हवा में भी लटक जाती है। फिर अंत में वो पागलों की तरह चीखती हुई दीवारों से जा टकराती है। और तभी स्क्रीन पर दिखाया जाता है 20%। और ये कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है, जहां हम देखते हैं प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन को, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट है। नॉर्मन एक क्लासरूम में बैठे लोगों को दिमाग पर किए अपने रिसर्च के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। नॉर्मन बताते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अरबों साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उसके 4 लाख साल बाद जब पहले न्यूरॉन सेल में बदलाव होना शुरू हुआ, तब से ही इस धरती पर प्राणी जगत की शुरुआत हुई। लेकिन इतने सालों बाद भी आज तक धरती पर मौजूद ज्यादातर जीव जंतु अपने दिमाग की केवल 3 से 5% क्षमता का ही इस्तेमाल कर पाए हैं। पर जब बात आती है हम इंसानों की, तो हम इंसान दिमागी तौर पर अन्य प्राणियों से कहीं ज्यादा विकसित हैं, क्योंकि हम इंसान अपनी दिमाग की 10% क्षमता का इस्तेमाल करते हैं और केवल 10% दिमाग के इस्तेमाल से ही हमने समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक को छू लिया है। हमने हवाई जहाज बनाया, विशाल इमारतें बनाई, मशीनें और न्यूक्लियर बॉम्ब तक बना डाले, यहाँ तक कि हमने आधुनिक खेती से लेकर अनेक प्रकार की कलाएं भी सीखी और अपनी सुविधा के अनुसार एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, वो भी केवल इस 10% दिमाग के इस्तेमाल से। हालांकि डॉल्फिन एकमात्र ऐसा प्राणी है जो इंसानों से भी ज्यादा यानी कि अपने दिमाग की 20% क्षमता का इस्तेमाल करता है, और दिमाग की इसी क्षमता के बदौलत डॉल्फिन्स अपने अंदर इकोलोकेशन जैसी असाधारण शक्ति विकसित कर पाए हैं। डॉल्फिन्स एक क्लिक की आवाज छोड़ती हैं, जो उनके सामने मौजूद किसी चीज से टकराकर जब ध्वनि तरंगों के रूप में वापस आती है, तो उससे डॉल्फिन्स को पता चल जाता है कि उनके सामने कौन सी चीज है। इकोलोकेशन का इस्तेमाल डॉल्फिन्स अक्सर खाना ढूंढने के लिए करती हैं। हालांकि इंसानों ने भी इकोलोकेशन से मिलता जुलता सोनार सिस्टम इजाद किया है, लेकिन इकोलोकेशन उससे कहीं ज्यादा सुविधाजनक है क्योंकि ये प्राकृतिक है। आगे नॉर्मन ये कल्पना करते हैं कि क्या होगा अगर इंसान भी अपने दिमाग की 20% क्षमता का इस्तेमाल करने लगे। इस पर नॉर्मन अपनी ही राय देते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इंसान को अपने शरीर की पूरी जानकारी होगी और साथ ही वो अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण भी पालेगा। हालांकि ऐसा होने की अभी तक कल्पना ही की जा सकती है, लेकिन देखा गया है कि पुराने समय में भारतीयों, यूनानियों और मिस्र के लोगों को कोशिकाओं का ज्ञान था, और साथ ही डार्विन ने भी अपने इवोल्यूशन की थ्योरी से लोगों को अवगत कराया था, वो भी उस समय में जब माइक्रोस्कोप जैसे उपकरणों की खोज भी नहीं हुई थी। तो क्या उस समय के लोगों ने अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाकर अपने शरीर को जान लिया था? नॉर्मन के मुताबिक ये बात सच हो सकती है, क्योंकि हमारे दिमाग में 100 अरब तक न्यूरॉन सेल्स हैं। न्यूरॉन सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका जीवों में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका होती है, जो सूचनाओं का विश्लेषण करके उन्हें दिमाग तक पहुंचाने का कार्य करती है। हमारे शरीर में आकाशगंगा के तारों से भी कहीं ज्यादा न्यूरॉन सेल्स के कनेक्शंस होते हैं, जिनके बीच एक महाकाय नेटवर्क तैयार होता है, जिसके जरिए सेल्स आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन उन तक हमारी कोई पहुंच नहीं होती, क्योंकि आमतौर पर हमारे शरीर के केवल 15% न्यूरॉन सेल्स ही एक्टिव रहते हैं। लेकिन नॉर्मन के मुताबिक अगर हम किसी प्रकार उन बाकी न्यूरॉन सेल्स को भी एक्टिवेट कर लें, तो हमारी दिमागी क्षमता भी विकसित हो जाएगी। नॉर्मन आगे बताते हैं कि शुरुआत से ही हमारे शरीर की कोशिकाओं का बस एक ही मकसद रहा है, और वो है समय के साथ बढ़ते रहना। अगर परिस्थिति उनके अनुकूल होती है तो वे प्रजनन करते हैं और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, ताकि वे आवश्यक ज्ञान और जानकारियां अगली कोशिका को सौंप सके। लेकिन अगर परिस्थिति उनके विपरीत हो जाती है, तो फिर वे अपनी मर्जी से मुक्त होकर अमर हो जाते हैं और हर चीज का विनाश करने लगते हैं। इसी बीच एक स्टूडेंट नॉर्मन से पूछती है कि क्या होगा अगर कोई इंसान अपने दिमाग की 40% क्षमता तक पहुंच जाए। इस पर नॉर्मन बताते हैं कि ऐसा करने पर कोई इंसान अपने साथ साथ दूसरों के शरीर पर भी नियंत्रण करने लगेगा, और साथ ही वो बाकी चीजों पर भी नियंत्रण पालेगा। हालांकि अब तक नॉर्मन ने दिमाग की क्षमता को केवल 40% तक ही जाना था। इसलिए जब एक व्यक्ति नॉर्मन से सवाल करता है कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करने लगे तब क्या होगा, तो इस सवाल पर नॉर्मन भी निशब्द रह जाते हैं। इसके बाद ये कहानी वापस लूसी पर आ जाती है, जो स्मगलर्स के अड्डे पर जब अचानक जागती है तो उसकी आंखों में किसी नीली अग्नि सा एक तेज नजर आता है, जिसके बाद लूसी एकाएक उठकर ऐसे बैठ जाती है जैसे कि उसे अपने पेट के दर्द का कोई एहसास ही ना हो। इतने में ही स्मगलर्स का एक आदमी उस कमरे में आ जाता है, जिसे लूसी मुस्कुराकर अपनी अदाओं के जाल में फांस लेती है।
वो आदमी लूसी की जंजीरों की चाबी और अपनी बंदूक टेबल पर रखकर लूसी के करीब जाता है और गलत इरादे से जब उसके पैरों के बीच अपना हाथ डालता है, तभी लूसी अपने पैरों से उसे दबोचकर अपने एक हाथ से ही उसकी बेल्ट को इस तरह से खींचती है कि वो आदमी लट्टू की तरह चक्कर खाता हुआ जमीन की धूल चाट जाता है। उसके बाद लूसी खुद को आजाद करके उस आदमी की बंदूक लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और वहाँ खाने का मजा ले रहे बाकी स्मगलर्स पर भी गोलियां दागकर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। फिर लूसी बड़े ही चाव से उनका सारा खाना खाने लगती है। इस दौरान लूसी को उन स्मगलर्स की एक गोली भी लग गई थी, लेकिन उसे तो जैसे उस गोली के दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा था। वो अपने हाथों से ही गोली निकालकर ग्लास में डाल देती है। लूसी के अंदर ये अविश्वसनीय शक्तियाँ आने की वजह थी वो CPH4 ड्रग, जिसे उसके शरीर ने सोख लिया था। उस ड्रग ने उसके बाकी न्यूरॉन सेल्स को भी एक्टिवेट करके उसकी दिमाग की क्षमता को 20% तक बढ़ा दिया था। और जैसा कि नॉर्मन ने बताया था, ठीक उसी प्रकार अब लूसी अपने शरीर के हर अंग को जान चुकी थी और उसका अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण था। यहाँ तक कि वो अपने दर्द पर भी नियंत्रण पा चुकी थी। लूसी अपने रगों में बहते खून को, अपने बदन की गर्मी को और अपने आसपास के लोगों तक को महसूस कर सकती थी और साथ ही उसे अंतरिक्ष, हवा, ग्रेविटी और यहाँ तक कि पृथ्वी का रोटेशन भी महसूस हो रहा था। और इतना ही नहीं, अब वो आश्चर्यजनक रूप से अपनी यादों की गहराइयों में भी जा सकती थी। उसे अपनी माँ के दूध का स्वाद भी याद आ रहा था, जबकि वो उस वक्त स्तनपान किया करती थी जब वो 1 साल से भी कम उम्र की थी। उन एहसासों ने लूसी को भी हैरत में डाल दिया था। लूसी उन स्मगलर्स का सारा खाना चट करने के बाद उनके हथियार भी समेट लेती है। उसके बाद लूसी स्मगलर्स के अड्डे से बाहर निकलती है और एक टैक्सी ड्राइवर से अस्पताल चलने के लिए कहती है, लेकिन वो ड्राइवर आनाकानी करने लगता है, जिसके बाद लूसी बिना कुछ सोचे उसके पैर पर गोली मार देती है। ये देख एक दूसरे टैक्सी ड्राइवर की सारी सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है और वो चुपचाप लूसी को अस्पताल की तरफ ले जाने लगता है। इसी दौरान रास्ते में लूसी गौर करती है कि उसे तो अब दूर से ही किसी भी इंसान की बातें सुनाई देने लगी थी, जिसे सुनकर लूसी हैरान रह जाती है। इतने में वो टैक्सी ड्राइवर लूसी को अस्पताल ले जाता है, जिसके बाद लूसी अस्पताल के अंदर जाने लगती है। अब लूसी का दिमाग दूसरी भाषा को भी बखूबी समझने लगा था, जिससे लूसी साइन बोर्ड को पढ़ती हुई बेरोक टोक सीधा ऑपरेशन थिएटर में ही घुस जाती है, जहाँ डॉक्टरों द्वारा एक मरीज के दिमाग का ऑपरेशन किया जा रहा होता है। वहीं लूसी उस मरीज के दिमाग की गतिविधियों को देखकर ही समझ जाती है कि उसके दिमाग में ट्यूमर इतना बढ़ गया है कि अब भगवान भी उसे नहीं बचा सकते थे। इसलिए लूसी खुद उसे गोली मारकर मुक्ति दे देती है और खुद उसकी जगह बेड पर लेट जाती है। लूसी बंदूक की नोक पर डॉक्टर से अपने पेट में मौजूद ड्रग्स को निकालने के लिए कहती है, जिसके बाद डॉक्टर लूसी के कहे अनुसार उसे एनेस्थीसिया दिए बिना ही उसके टांगों को काटने लगता है और उसके पेट में अपने हाथ घुसाकर उस ड्रग के पैकेट को बाहर निकाल लेता है। फिर भी इस दौरान लूसी को दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता। तभी डॉक्टर लूसी को बताता है कि उस पैकेट में सिर्फ आधा किलो ड्रग्स ही बचा हुआ है, जिसका मतलब है कि बाकी का आधा किलो ड्रग्स लूसी के शरीर ने सोख लिया है। फिर लूसी के पूछने पर कि ये CPH4 आखिर है क्या चीज, डॉक्टर उसे बताता है कि जब कोई महिला 6 हफ्तों के गर्भकाल में होती है, तब उसका शरीर ये CPH4 बहुत ही छोटी मात्रा में उत्पन्न करता है, जो कि उसके भ्रूण को एक एटॉमिक बॉम्ब जितनी आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है और इसी ऊर्जा की बदौलत भ्रूण में बच्चे की हड्डियों का विकास होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर के मुताबिक ये ड्रग उसी CPH4 का सिंथेटिक यानी कि मानव निर्मित वर्जन है। डॉक्टर को ये बात हैरान कर देती है कि इतनी ज्यादा मात्रा में सिंथेटिक CPH4 सोखने के बावजूद भी आखिर लूसी जिंदा कैसे है। हालांकि लूसी अपनी शक्ति से ये महसूस कर पा रही थी कि अब वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी, इसीलिए वो फोन पर अपनी माँ से सहृदय बातें करती है और अब तक उनसे मिली हर खुशियों के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। फिर लूसी अस्पताल से बाहर निकल आती है, जहाँ वो देखती है कि अब उसे पेड़ों की आंतरिक क्रिया भी नजर आने लगी थी। उसके बाद लूसी जैंग से अपना बदला लेने के लिए वापस उसी होटल में चली जाती है, जहाँ जैंग पूरे ऐशो आराम के साथ अपने बदन पर टैटू बनवा रहा होता है। लूसी अपनी शक्ति की बदौलत बड़ी ही आसानी से जैंग के साथियों को देखे बिना ही उन्हें मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद वो सीधा जैंग के कमरे में घुस जाती है और टैटू आर्टिस्ट को वहाँ से भगाकर जैंग के ठीक सामने बैठ जाती है। फिर लूसी बड़ी ही बेदर्दी से जैंग के दोनों हाथों में चाकू घुसा देती है, जिससे जैंग की दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। लूसी जैंग को उन सारे मासूम लोगों का दर्द महसूस करवाती है जिन्हें जैंग बड़ी बेरहमी से मारा करता था। उसके बाद लूसी उसके दिमाग में घुस जाती है और उसकी उन यादों में झांकती है जिसमें जैंग ने उन 3 स्मगलर्स को उनके पासपोर्ट और टिकट्स दिए थे। उन टिकट्स को देखकर लूसी ये पता लगा लेती है कि जैंग ने उन तीनों को किन किन देशों में भेजा है। ये जानकारी लेने के बाद लूसी जैंग को दर्द भरी हालत में ही जिंदा छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लूसी सीधे अपनी दोस्त कैरोलिन के घर पर जाती है, जहाँ लूसी को काफी समय बाद देखकर कैरोलिन जब उसे गले से लगाती है तो लूसी को कैरोलिन की इंटरनल बॉडी भी महसूस होने लगती है। फिर लूसी कैरोलिन का लैपटॉप लेकर जब इंटरनेट पर मानव दिमाग के बारे में सर्च करती है तो उसे वहाँ नॉर्मन की 20 सालों से इंसानी दिमाग पर की गई रिसर्च मिलती है, जो 6734 पेजेस की होती है। लेकिन लूसी अपनी दिमागी शक्ति की बदौलत कुछ ही सेकंड्स के भीतर उस किताब को पूरी तरह पढ़ और समझ लेती है। उसके बाद लूसी नॉर्मन को कॉल करती है और उसे ये बताकर चकित कर देती है कि उसकी बताई थ्योरी बिल्कुल सही है। लूसी का दिमाग 20% क्षमता पर पहुंचने के बाद खुल गया है और ये उसके दिमाग की क्षमता को बिना किसी कोशिश के और ज्यादा विकसित करता ही जा रहा है। इस वक्त लूसी अपने दिमाग की 28% क्षमता का इस्तेमाल कर पा रही है।
जिससे उसके अंदर ऐसी अद्भुत शक्तियाँ आ गई हैं जो अब तक नॉर्मन की सोच से भी परे थी। उस वक्त नॉर्मन लूसी से मीलों दूर फ्रांस में थे, लेकिन फिर भी लूसी उनके टीवी, मोबाइल और रेडियो में अपनी उपस्थिति दर्शाकर उन्हें ये सबूत देती है कि अब वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी नियंत्रण कर सकती है। ये देखकर आश्चर्य से नॉर्मन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। लूसी नॉर्मन को ये भी बताती है कि सिंथेटिक CPH4 की वजह से उसका दिमाग बहुत ही जल्द 100% क्षमता पर पहुंच जाएगा और जिस तेजी के साथ उसके सेल्स रिप्रोड्यूस कर रहे थे, उससे लूसी अंदाजा लगाती है कि बहुत जल्द इंसान के रूप में उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा और उसके पास अब केवल 24 घंटे ही बचे हैं। लूसी जानती थी कि नॉर्मन एक सज्जन व्यक्ति है, इसीलिए वो उन्हें बता देती है कि उसके दिमाग में क्वांटम फिजिक्स से लेकर मैथमेटिक्स तक हर चीज का असीमित ज्ञान जमा हो रहा है और साथ ही उसके दिमाग में अरबों न्यूरॉन सेल्स एक्टिवेट हो गए हैं, जिससे उसका दिमाग फटा जा रहा है। लूसी नॉर्मन से पूछती है कि वो अपने अंदर मौजूद ज्ञान का क्या कर सकती है। इस पर हैरान परेशान बैठे नॉर्मन अपनी राय देते हुए कहते हैं कि लूसी को अपने अंदर की सारी जानकारी मानव जाति के विकास के खातिर साझा करनी चाहिए। ये सुनकर लूसी समझ जाती है कि अब उसे आगे क्या करना है। वो नॉर्मन से कहती है कि वो उनसे 12 घंटों के भीतर मिलने आ रही है। ये कहकर लूसी फोन काट देती है और कैरोलिन के घर से जाने लगती है। हालांकि जाते जाते वो कैरोलिन को भी ये सलाह दे जाती है कि उसकी लिवर और किडनी कमजोर हो चुकी है, लेकिन अगर वो योगा करे और सिर्फ ऑर्गेनिक खानों का सेवन करे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बताकर लूसी तुरंत फ्रांस देश के लिए रवाना हो जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सारे न्यूज चैनलों में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि लूसी एक मरीज को गोली मारकर फरार हो गई है, इसीलिए पुलिस उसकी गिरफ्तारी का फरमान जारी कर देती है। इस दौरान लूसी जब फ्रांस देश की फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है तो वो अपनी शक्तियों से एकाएक अपना हुलिया ही बदल लेती है। लूसी एयरपोर्ट पर अपने साथ बचा हुआ CPH4 भी लेकर आई थी, जिसे कस्टम वालों का कुत्ता सूंघ लेता है और उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी लूसी उसे घूरती है और वो कुत्ता वापस अपनी जगह पर चला जाता है। उसके बाद लूसी फ्रांस में डेलरियो नाम की एक पुलिस ऑफिसर को फोन करती है और उसे उन तीनों स्मगलर्स की इन्फॉर्मेशन दे देती है जिनके पेट में जैंग ने ड्रग्स के पैकेट्स रखकर उन्हें 3 अलग-अलग देशों में भेज दिया था। साथ ही लूसी डेलरियो के कंप्यूटर को एक्सेस करके उसे उन 3 स्मगलर्स की फोटो भी भेज देती है, जिसे देख हैरान हो चुका डेलरियो तुरंत हरकत में आ जाता है और उन तीनों स्मगलर्स को अलग-अलग एयरपोर्ट से गिरफ्तार करवा लेता है। हालांकि जैंग के इन्फॉर्मर्स जो आसपास उन स्मगलर्स पर नजर रखे हुए थे, वे ये खबर जैंग तक पहुंचा देते हैं। उधर दूसरी ओर लूसी, जिसका दिमाग अब 30% क्षमता पर पहुंच चुका था, उसका प्लेन अब फ्रांस में लैंड करने वाला होता है, लेकिन उस दौरान लूसी अपने दोनों हाथों से लैपटॉप चलाती हुई अविश्वसनीय गति से इंटरनेट पर उपलब्ध सारी जानकारियां इकट्ठी करने में लगी होती है। तभी एक एयर होस्टेस उसके पास आती है और उसे लैपटॉप बंद करने के लिए कहती है। लूसी उसकी ओर देखे बिना ही उसे कहती है कि उसे अपनी नाक से निकल रहे खून को साफ करना चाहिए, जिसके बाद अगले ही पल उसके नाक से खून बहने लगता है, जिसे देख वो हैरान होकर वापस चली जाती है। उसके बाद जब लूसी इंटरनेट से सारी जानकारियां जुटा लेती है तो उसका दिमाग 40% क्षमता पर पहुंच जाता है। तभी फ्लाइट का एक अटेंडेंट लूसी के लिए शैंपेन लेकर आता है, जिसे लूसी जब पीती है तो अचानक उसका एक दांत टूटकर ग्लास में ही गिर जाता है और अगले ही पल उसके 2 और दांत झड़ जाते हैं। ये देख लूसी घबरा जाती है। तभी देखते ही देखते उसकी कोशिकाएं उसके शरीर से बाहर निकलने लगती है, जिससे लूसी अपने शरीर और दिमाग पर अपना नियंत्रण खोने लगती है और अपने बगल में बैठे एक आदमी को बेवजह घायल कर देती है। उसके बाद बेकाबू हो चुकी लूसी तुरंत बाथरूम में चली जाती है, जहाँ एक आदमी जब उसे रोकने आता है तो लूसी उसे भी मारकर खुद से दूर फेंक देती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। लेकिन तभी लूसी की उंगलियां गायब होने लगती हैं और उसका चेहरा भी पिघलने लगता है। लूसी अपनी कोशिकाओं पर अपना नियंत्रण वापस लाने के लिए फिर से बाकी बचा CPH4 खाने लगती है, लेकिन उसे खाने के बावजूद भी बदकिस्मती से उसकी सारी कोशिकाएं उसके शरीर से मुक्त हो जाती हैं। नॉर्मन की थ्योरी की माने तो लूसी के साथ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब कोशिकाएं यानी सेल्स को उनके अनुकूल प्राकृतिक आवास और पोषण नहीं मिलता तो वे कोशिकाएं अपनी मर्जी से काम करने लगती हैं और शरीर का विनाश कर देती हैं। हालांकि CPH4 लूसी की कोशिकाओं के लिए पोषण का कार्य कर रही थी, इसीलिए उसे खा लेने की वजह से लूसी की जान बच जाती है। पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को फ्रांस देश के एक अस्पताल में पाती है, जहाँ वो डेलरियो की निगरानी में होती है। डेलरियो उसके पास से CPH4 का पैकेट भी बरामद कर लेता है। उधर दूसरी ओर लूसी की दिमागी क्षमता अब 50% पर आ जाती है, जिससे अब लूसी को दीवारों के आर पार भी दिखाई देने लगता है। लूसी उठते ही अपने कपड़े पहनकर अस्पताल से जाने लगती है, लेकिन तभी डेलरियो अपने आदमियों के साथ वहां आकर लूसी को सरेंडर करने के लिए कहता है। पर तभी लूसी अपनी शक्तियों से डेलरियो के अलावा सारे लोगों को एक झटके में ही सुला डालती है और साथ ही डेलरियो की बंदूक भी खाली कर देती है। ये सब देखकर डेलरियो हक्का बक्का रह जाता है। तभी लूसी डेलरियो से उन 3 स्मगलर्स के बारे में पूछती है तो डेलरियो उसे बताता है कि वे तीनों पेरिस में उनकी कस्टडी में हैं और उनके पेट से CPH4 निकालने के लिए उन्हें पेरिस के अस्पताल में ले जाया गया है। अब लूसी को उन CPH4 ड्रग्स की जरूरत थी, लेकिन उसे पता था कि जैंग के आदमी अपना CPH4 वापस लेने जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे। इसीलिए लूसी डेलरियो को अपने साथ लेकर उसकी पुलिस कार में पेरिस की तरफ रवाना हो जाती है। इसी दौरान लूसी को अब फोन की फ्रीक्वेंसी भी दिखाई देने लगती है। वो जब कार की रेडियो पर जैंग का फोन ट्रेस करती है तो उसे पता चलता है कि जैंग के आदमी अस्पताल तक पहुंच चुके हैं
ये सुनने के बाद लूसी बिना कोई देरी किए फुल स्पीड में कार भगाते हुए पेरिस की तरफ रवाना हो जाती है। वो जिंदगी में पहली बार कार चला रही होती है और वो भी ऐसे चला रही होती है कि मानो कोई वीडियो गेम खेल रही हो। उधर दूसरी ओर जैंग के आदमी अस्पताल में घुस आते हैं और पुलिस वालों को मारकर उन तीनों स्मगलर्स को पकड़ लेते हैं। वे उनमें से 2 स्मगलर्स को मारकर उनके पेट से CPH4 के पैकेट्स निकाल लेते हैं। इसी बीच एक पुलिस वाला अचानक उस कमरे में आ जाता है और जैंग के कुछ आदमियों को मारकर शहीद हो जाता है। इसी दौरान मौका पाकर वो तीसरा स्मगलर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैंग का आदमी उसे भी मौत का स्वाद चखा देता है। इतने में ही लूसी डेल रियो के साथ अस्पताल में पहुँच जाती है और जैंग के आदमी को CPH4 उसके हवाले करने की चेतावनी देती है, लेकिन वो लूसी को हल्के में लेता है और अपने आदमियों से लूसी को मारने के लिए कहकर वहाँ से जाने लगता है। इसी दौरान लूसी का दिमाग अब 60% क्षमता पर पहुँच जाता है, जिससे लूसी उस आदमी के सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है। उसके बाद लूसी अपनी शक्ति से उन सारे लोगों के हथियारों के साथ साथ एक एक करके उन्हें भी हवा में झुला डालती है और बिना लड़ाई झगड़े के CPH4 का ब्रीफकेस हासिल कर लेती है। साथ ही वो उस तीसरे आदमी के पेट में भी अपना हाथ घुसाकर CPH4 का पैकेट निकाल लेती है और उसे ब्रीफकेस में रखकर डेल रियो को अपने साथ चलने के लिए कहती है। इस पर डेल रियो कहता है कि लूसी तो सारा मामला खुद ही निपटा लेती है, फिर भला लूसी को उसकी क्या जरूरत है। इसके जवाब में लूसी डेल रियो को किस कर लेती है और कहती है कि वो उसके लिए रिमाइंडर है। ये कहकर लूसी डेल रियो को अपने साथ लेकर नॉर्मन के पास जाने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से जैंग लूसी को वहाँ से जाते हुए देख लेता है और उसके पीछे लग जाता है। उधर दूसरी ओर नॉर्मन एक यूनिवर्सिटी में अपने भरोसेमंद वैज्ञानिकों के साथ लूसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। वो फोन पर लूसी को अपना पता बता ही रहा होता है कि उससे पहले ही लूसी वहाँ पहुँच जाती है, जिसके बाद नॉर्मन सभी से लूसी का परिचय करवाता है। हालांकि अपनी शक्ति की बदौलत लूसी को उन सब के बारे में पहले से ही पता होता है। इस दौरान एक वैज्ञानिक को शक होता है कि लूसी अपने दिमाग के बारे में उनसे झूठ बोल रही है, तो उसका शक दूर करने के लिए लूसी उस वैज्ञानिक को छूकर ही उसकी यादों में दफन वो घटना सबके सामने ले आती है जब कई साल पहले उसकी कार से उसकी ही बेटी का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गई थी, लेकिन ये बात उसने पूरी दुनिया से छुपा कर रखी थी। ये जानकर सारे वैज्ञानिक चकित रह जाते हैं। इस बीच लूसी को पता चल जाता है कि जैंग अपने बचे हुए आदमियों को लेकर लूसी को मारने आ चुका है। इसलिए जब तक वैज्ञानिक लूसी पर रिसर्च कर रहे हैं, तब तक वो जैंग को संभालने का सारा जिम्मा डेल रियो के हाथों सौंप देती है। जिसके बाद डेल रियो वहाँ लूसी की सुरक्षा के लिए अपनी पुलिस फोर्स के साथ तैनात हो जाता है। फिर लूसी वैज्ञानिकों को दिमाग की अविश्वसनीय खूबियों के बारे में बताने लगती है। वो दिखाती है कि कैसे यदि कोई इंसान अपनी कोशिकाओं पर नियंत्रण पा ले तो वो कोई भी रूप ले सकता है और उसके अंदर असीमित शक्तियाँ आ जाती हैं। यहाँ तक कि वो पदार्थों पर भी नियंत्रण कर सकता है। लेकिन हम इंसान खुद को अनोखा समझते हैं। हम जो देखते हैं उसे ही सच्चाई मानते हैं। हमने अपने अस्तित्व को सरलता से समझने के लिए कुछ काइनेटिक लॉज बना लिए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सारे लॉज और हमारे द्वारा बनाए सोशल सिस्टम्स, ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है। असल में कोई नंबर्स या अक्षर होते ही नहीं है। ये सब केवल हमारे द्वारा बनाए गए चित्र से ज्यादा कुछ नहीं है। ये संसार हमारे द्वारा बनाए नियमों से बिल्कुल नहीं चलता। लूसी की ये सारी बातें वैज्ञानिकों को हैरत में डाल देती है। तभी नॉर्मन पूछते हैं कि अगर ये संसार काइनेटिक लॉज से नहीं चलता है तो ये संसार चलता कैसे है, इसे कौन नियंत्रित करता है। इसके जवाब में लूसी वैज्ञानिकों को एक विजुअल दिखाती है और समझाती है कि यदि एक कार सड़क पर चल रही है तो अब तक उसका वजूद है, पर यदि उसकी स्पीड असीमित कर दी जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब वो कार गायब हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि वो कार हमें दिखाई नहीं दे रही है तो उसका कोई वजूद नहीं है। असल में ऐसी ही कई चीजें हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती पर उनका वजूद होता है और समय ही उनके वजूद को अस्तित्व में ला सकता है। समय ही हर चीज को मापने की एकमात्र यूनिट है और यही हमें नियंत्रित भी करता है। अगर समय नहीं होगा तो हमारा कोई वजूद भी नहीं रहेगा। लूसी ये बता ही रही होती है कि तभी बाहर जैंग और उसके आदमी यूनिवर्सिटी में आ धमकते हैं और सारे स्टाफ पर गोलियों की बरसात करते हुए लूसी की तलाश में लग जाते हैं। ये पता चलने पर लूसी कहती है कि अब उसके जाने का वक्त हो गया है। ये कहकर लूसी वे बचे हुए सारे CPH4 वैज्ञानिकों को सौंप देती है। जिसके बाद लूसी के कहे अनुसार वैज्ञानिक उन्हें तरल पदार्थ में बदलकर उन्हें लूसी के रगों तक पहुंचाने की तैयारी करने लगते हैं ताकि लूसी जल्द ही अपनी दिमागी क्षमता की चरम सीमा तक पहुंच जाए। लूसी नॉर्मन को बताती है कि 100% क्षमता तक पहुंचने के बाद वो एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगी जिससे वो अपने अंदर का सारा ज्ञान सहेज कर रख पाएगी और फिर वो ज्ञान आम लोगों तक भी पहुंचाया जा सकता है। हालांकि नॉर्मन को डर था कि पावर और प्रॉफिट में डूबी हुई ये मानव दुनिया अभी इस ज्ञान के लिए तैयार है भी या नहीं, क्योंकि हमेशा से मानवों का जैसा स्वभाव रहा है वो इस ज्ञान को पाने के बाद भी अशांति और उपद्रव ही लाएंगे और मनुष्य एक दूसरे के प्रति और ज्यादा आक्रमणकारी हो जाएंगे। इस पर लूसी कहती है कि अज्ञानता ही मानव को आक्रमणकारी बनाती है, ज्ञान नहीं। लूसी कहती है कि वो अपने ज्ञान को सहेज कर उस तक पहुंचाने का एक जरिया बनाएगी जिससे नॉर्मन उस ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचा सके। ये सुनकर नॉर्मन लूसी से वादा करते हैं कि वे उसके इस बलिदान को जरूर सफल बनाएंगे और फिर वो लूसी के रगों में CPH4 डालना शुरू कर देते हैं। वे उन सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। तभी लूसी एक ही सांस में सारी CPH4 अपने अंदर सोख लेती है जिससे उसके शरीर से एक बिजली सी तेज ऊर्जा प्रवाह होने लगती है।
और वो अपने दिमाग की 70% क्षमता पर पहुंच जाती है, जिससे लूसी को अब पदार्थों पर पूरी तरह नियंत्रण करने की शक्ति मिल जाती है। उधर दूसरी ओर लूसी की रक्षा कर रहे डेल रियो और जैंग के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो जाती है, जिसमें वे दोनों ही दल एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। वहीं कमरे के अंदर लूसी अपने हाथ से एक जड़नुमा चीज बाहर निकालती है और उस कमरे में मौजूद सारे पदार्थ और ऊर्जा को अपने अंदर सोखने लगती है। वो खुद को सारे कंप्यूटर्स और सर्वर से भी कनेक्ट कर लेती है। ये देखकर सारे वैज्ञानिक चकित रह जाते हैं। लूसी वहाँ मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और पदार्थ की ऊर्जा को सोख लेती है, जिससे वहाँ सिर्फ एक सफेद खाली कमरे के सिवा और कुछ नहीं बचता। इसी के साथ लूसी का दिमाग अब 80% पर पहुँच जाता है और वो वैज्ञानिकों के नजरों के सामने ही एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर देती है, जिसे देख आश्चर्य से वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं दूसरी ओर बाहर चल रही लड़ाई में जैंग के साथ साथ डेल रियो के भी बहुत से साथी घायल हो जाते हैं, पर डेल रियो का पलड़ा अब भी भारी होता है। ये देखकर जैंग अपने साथी को पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करने का इशारा करता है, जिसके बाद जैंग की कवर देने पर उसका साथी पुलिस वालों की तरफ रॉकेट दाग देता है। उस धमाके से सब कुछ तहस नहस हो जाता है, लेकिन तब तक लूसी का दिमाग भी 90% पर पहुंच जाता है और वो उस धमाके के झटके से समय के आर पार चली जाती है। अब लूसी में समय को रोकने की और उसे अपने अनुसार गति देने की भी अद्भुत शक्ति आ जाती है, जिससे वो एक जगह पर बैठे हुए ही अपने हाथों को हिलाने भर से भूत, भविष्य और वर्तमान काल में जा सकती थी। लूसी वक्त के हर दौर में पहुंच जाती है। वो आदि काल के लोगों से मिलती है, डायनासोर्स को देखती है और साथ ही वो इस फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए उस पहली फीमेल आदि मानव से भी मिलती है, जिसका नाम भी लूसी था। उसकी उंगली को छूते ही लूसी अब अंतरिक्ष में पहुंच जाती है और इस पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड का निर्माण होते हुए देखती है। इस तरह अंत में लूसी अपनी दिमागी क्षमता के 99% पर पहुंच जाती है और उसका शरीर काले पदार्थ में तब्दील होने लगता है और उसकी सारी कोशिकाएं अपने आप को समेटने लगती हैं। लेकिन तभी बदकिस्मती से जैंग अपनी बंदूक लेकर लूसी को मारने वहां पहुंच जाता है। वो जैसे ही उस पर गोलियां चलाता है, लूसी अपने दिमाग की चरम सीमा यानी 100% तक पहुंच जाती है और एकाएक वहां से गायब हो जाती है। वहां पर कुछ बाकी रह जाता है तो केवल लूसी के कपड़े, जिसे देख जैंग और सारे वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। इतने में ही डेल रियो भी वहां आ जाता है और जैंग को मौत के घाट उतार देता है। तभी लूसी के बनाए उस सुपर कंप्यूटर से एक फ्लैश ड्राइव बाहर निकलता है, जिसमें लूसी ने ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर अब तक का सारा ज्ञान स्टोर कर दिया था। नॉर्मन उस फ्लैश ड्राइव को स्वीकार कर लेता है, जिसके बाद वो सुपर कंप्यूटर भी एक काले पदार्थ के रूप में बिखर जाता है। इसी दौरान जब डेल रियो वैज्ञानिकों से पूछता है कि लूसी आखिर कहाँ चली गई, तभी उसके मोबाइल पर लूसी द्वारा भेजा गया एक संदेश दिखाई देता है, जिसमें लूसी बताती है कि अब वो हर जगह मौजूद है, जिससे नॉर्मन समझ जाते हैं कि लूसी भी उस तेज रफ्तार कार की तरह समय के एक अलग आयाम में जा चुकी है, जहाँ से वो किसी को दिखाई तो नहीं देगी, पर उसका वजूद हमेशा कायम रहेगा। फिर अंत में हमें लूसी की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो कहती है, जीवन का तोहफा हमें अरबों साल पहले मिला था, लेकिन अब आप जान चुके हैं कि आपको इसके साथ क्या करना चाहिए। और इसी संदेश के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों,